हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सिकंदर के इतिहास के बारे में। कौन था सिकंदर और कहां से आया था। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। विश्व के इतिहास में कई महान राजा रहे, लेकिन एक ही ऐसा महान राजा हुआ था जो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, जिसे हम सभी सिकंदर के नाम से जानते हैं। हाँ जी, एक ऐसा सम्राट जिसके ऊपर ये कहावत भी फिट बैठती है, जो जीता वही सिकंदर और हारी बाजी को जिसे जीतना आए वही सिकंदर। और वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर था, लेकिन पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। आज हम सिकंदर का इतिहास बताएंगे। सिकंदर भारत कब आया था, यहाँ इससे संबंधित सभी जानकारी बताएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में सिकंदर की हार हुई थी, लेकिन धोखे से उसे महान बताने के लिए उसके हार की कहानी को जीत में लिखा गया है। इसमें विरोधाभास है, जिस कारण से उसे कुछ लोग महान और तो कुछ लोग क्रूर शासक के रूप में जानते हैं। सिकंदर ने आधी से भी ज़्यादा दुनिया को जीत लिया था। उसे अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने मृत्यु तक पूरी दुनिया को जीत लिया था। उसकी सारी माहिती प्राचीन ग्रीक के सारे व्यक्ति के पास थी, इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसके नाम के साथ महान या दी ग्रेट भी कहा जाता है। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। चलो दोस्तों, जानते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण। यूनानी शासक सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण धन की प्राप्ति थी। इस समय भारत छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत पहुंचा और उसने पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अम्भी पर किया। अम्भी ने कुछ समय के बाद सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सिकंदर को सहायता देने का वादा किया। इस समय तक्षशिला के चाणक्य एक आचार्य के रूप में जाने जाते थे, इसलिए ये विदेशी हमले देखे ना गए। इसलिए चाणक्य ने इसके विरोध में लड़ने के लिए बहुत से राजाओं के पास गए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण कोई भी सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस समय भारत में मगध का नंद वंश, जिसका राजा घनानंद था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, चाणक्य घनानंद के पास भी गया, लेकिन घनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उसे महल से निकाल दिया, जिसका परिणाम आगे चलकर घनानंद को उठाना पड़ा। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पर्शियन खाड़ी के सहारे रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटें भी लग गईं, तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के प्रबुद्ध लोगों को मैक्डोनिया के प्रबुद्ध लोगों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने सूसा में मैक्डोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से विवाह करवाया। सिकंदर ने जब 10,000 की संख्या पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त किया, तो उसने बहुत से मैक्डोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया
और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवा कर मैकडोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सूसा के पर्शिया और मैकडोनिया के मध्य संबंधों का मधुर बनाने के लिए किया जाने लगा। आयोजन सफल नहीं हो सका। सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला दी। सिकंदर और भारत के राजा पोरस से युद्ध। तक्षशिला के राजा अम्भी को हराकर सिकंदर झेलम और चिनाब नदी को और बढ़ा और झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर और पोरस या पेरू के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिससे हाइडेपेज का युद्ध या बित्सा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। पहले दिन पोरस ने सिकंदर का डटकर सामना किया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पोरस की सेना कमज़ोर पड़ने लगी। यह देखकर सिकंदर ने पोरस से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी और युद्ध करते रहे। पोरस जानते थे कि उनकी हार निश्चित है, लेकिन उन्हें किसी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजा पोरस ने अपने दिमाग और बहादुरी से सिकंदर के साथ लड़ाई की। उसके काफ़ी संघर्ष और कोशिशों करने के बाद भी राजा पोरस को हार का सामना करना पड़ा था। इस महायुद्ध के दौरान सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। बहुत सारे महान राजाओं का कहना है कि राजा पोरस बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता था। राजा पोरस का पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य शासन फैला हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध में पोरस पराजित हुआ था, लेकिन सिकंदर को पोरस की बहादुरी ने बहुत ही प्रभावित किया था, क्योंकि राजा पोरस ने जिस तरह लड़ाई लड़ी थी उसे देख सिकंदर दंग रह गए थे। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली। उसे उसका राज्य के साथ साथ कुछ नए इलाके भी दिए थे। आखिर कर सिकंदर को कूटनीतिज्ञ समझ थी। उसी की वजह से आगे किसी तरह की मदद के लिए उसने राजा पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध जारी रखे थे। सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ भी लड़ाई लड़ी थी। सिकंदर की मठ गणराज्य के साथ हुई लड़ाई बहुत ही बड़ी थी कि कट जाति के लोग अपने साहस के लिए जानी जाती थी। यहाँ से वह व्यास नदी तक पहुँचा, परंतु वहाँ से उसे वापस लौटना पड़ा। व्यास नदी के उस पार नंदवंशी के राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे। उसके सैनिक मगध के नंद शासक की विशाल सेना का सामना करने और व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तभी सिकंदर को फारस के विद्रोह का समाचार मिला और वह उसे दबाने के लिए वापस चला गया। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने का क्या प्रभाव पड़ा था, चलो जानते हैं। सिकंदर के इस भारत विजय अभियान से भारत और यूनान देश के बीच विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुए और साथ साथ भिन्न भिन्न स्थल और जल मार्गों के रास्ते सामने आए। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में छोटे छोटे राज्यों का पतन हुआ और चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे राष्ट्र प्रेमी सामने आए और छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। भारत में कला के रूप में गांधार शैली का विकास हुआ, जो यूनानियों से भी प्रभावित हैं। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं, जिसकी सहायता से इन घटनाओं के समय का पता चलता है। साथ इसकी सहायता कुछ और घटनाओं के समय के बारे में भी जानने का मिलता है। सिकंदर का असली नाम मेसिडोन के अलेक्जेंडर तृतीय था।
इसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण लोग इसे अलग अलग नामों से जानते थे। पिता के निधन के बाद जब सिकंदर राजा बना, उसके बाद तो इसके द्वारा बहुत युद्ध जीते गए। सिकंदर के धर्म के बारे में बात करें तो सिकंदर एक यूनानी या ग्रीक था। यूनानी लोग के अपने ग्रीक ओलंपियन मान्यताओं के साथ वो कुछ देवताओं में भी विश्वास करते थे, लेकिन ये प्राचीन ग्रीक ओलंपियन मान्यताएं हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताती हैं, क्योंकि ये धर्म बहुत ज़्यादा व्यवस्थित या केंद्रीकृत नहीं था। इन मान्यताओं को हम सिकंदर का धर्म कह सकते हैं। सिकंदर इन मान्यताओं को मानने के बजाय खुद को ईश्वर का रूप मानता था और वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। मिस्र को जीतने के बाद उसने वहाँ के पवित्र तीर्थ स्थल आरेकल ऑफ शिवा के दर्शन के बाद सिकंदर ने स्वयं को का पुत्र घोषित कर दिया। सिकंदर स्वयं को ईश्वर का रूप मानता था। इस बात का पता इससे लगता है उसके शासनकाल में उसने कई ऐसे सिक्के चलवाए जिनमें उसके कानों के ऊपर सिंग थे, जिस तरह के तस्वीर में होते हैं। इसके अलावा सिकंदर ने ग्रीक के कई मंदिरों में अपनी मूर्ति स्थापित करने के भी आदेश दिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा जीवित देवता के रूप में करें। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिकंदर कभी हारा नहीं था। सिकंदर जब पूरी दुनिया पर कब्जा करने के बाद जब भारत की ओर बढ़ा, तब उसने भारत के राजाओं को भी हराया था। हम सभी को पोरस और सिकंदर के बीच होने वाले महान युद्ध का पता है। अब जानते हैं सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। पोरस को हारने के बाद सिकंदर के सामने एक मगध की विशाल सेना थी, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने और घनानंद की सेना से युद्ध करने को मना कर दिया था। तभी सिकंदर को फारस में विद्रोह के बारे में पता चला और उसे विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व में वापस लौटते हुए सिकंदर बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन में सिकंदर को भीषण बुखार हुआ और 33 वर्ष की आयु में 10 जून को सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। मात्र 10 वर्षों में ही सिकंदर ने बहुत से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सिकंदर महान था या क्रूर, ये क्यों बोलते हैं लोग? हमारे इतिहास की किताबों में सिकंदर को एक महान योद्धा बताया जाता है और यह भी कि उसने पोरस को युद्ध में हरा दिया था और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसका राज्य वापस कर दिया था। पर इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। वह एक अत्यंत अत्याचारी और शराबी व्यक्ति था। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल के लिए तड़पा कर मार डाला था। दोस्तों, आपको सिकंदर के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना। और जो न्यू यूज़र हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।